हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति और आज की इस वीडियो में हम यूपी जे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं। इस वैकेंसी के 2 बार पेपर आपके हो चुके हैं प्रीवियस ईयर में और दोनों पेपर आपको यहां पर डिस्कस कराए जाएंगे। इसके बाद आपकी जो 2 बार वैकेंसी आ भी चुकी है इसकी, लेकिन उन दोनों वैकेंसी का एग्जाम अभी नहीं हुआ है, तो एग्जाम आपके होने वाले हैं। उस एग्जाम के पर्पज से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आपको क्वेश्चन का टाइप, क्वेश्चन का लेवल यहाँ से पता चल जाएगा और अदर भी कोई आप सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो यदि आप वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। चलिए हम देखते हैं यूपी जेई 2016 में जो एग्जाम हुआ था, सिविल इंजीनियरिंग से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें उसको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये एग्जाम आपका 31 जुलाई 2016 को हुआ था। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे डायरेक्ट। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, रिक्तता अनुपात E1 तथा E2 पर किसी मृदा की पारगम्यता K1 तथा K2 में संबंध, यानी कि जो वाइड रेशियो आपका है उसका परमेबिलिटी से क्या रिलेशन है, रिलेशन क्या होता है, उसके फार्मूले को हमको बताना है कि आपस में इनका क्या रिलेशन होता है। तो जो आपका परमेबिलिटी है K1 और K2, K1 बाई K2 अपॉन इक्वल टू K1 बाई K2 इक्वल टू E1 बाई E2 का होल स्क्वायर। तो ये रिलेशन है आपका वाइड रेशियो और परमेबिलिटी में K1 बाई K2 इक्वल टू E1 बाई E2 का होल स्क्वायर। तो ये आप याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या था, मृदा पिंड में रंध्र की मात्रा इक्वल टू मृदा प्रतिदर्श का आयतन माइनस मृदा में ठोस कणों का आयतन। इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया था। ये जो भी आपके सवाल से जितने भी ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। तो ये आपका इस फॉर्म जो भी आपका फार्मूला है इस पे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आपका क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, यहाँ पर देखिए रंध्र की मात्रा यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाइड्स इक्वल टू टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। जो आपका मृदा में रंध्र की मात्रा है उसको हम कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, मृदा प्रतिदर्श का आयतन आपको पता है और उसमें से मृदा में ठोस कणों का आयतन अगर माइनस कर दे तो हमको मृदा में रंध्र की मात्रा पता चल जाती है। तो यहाँ से आपका ये फार्मूला है, इससे हम पता कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था, रिक्तता अनुपात से रिलेटेड वो भी क्वेश्चन था वाइड रेशियो से, कि वाइड रेशियो पे आपका ये जो फार्मूला है कैसे हम निकालते हैं, वाइड रेशियो कैसे ज्ञात करते हैं। तो E इक्वल टू VB अपॉन VS, ये आपका वाइड रेशियो को डिनोट करता है स्मॉल ई, VB आपका वॉल्यूम ऑफ वाइड्स है और VS आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। यहाँ से हम वाइड रेशियो को फाइंड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका पूछा था वो आपका सरंध्रता यानी कि पोरोसिटी पर आधारित था। इसका फार्मूला क्या होता है, सरंध्रता हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर E का मान पता है यानी कि वाइड रेशियो आपको पता है तो हम पोरोसिटी का मान निकाल सकते हैं N इक्वल टू E अपॉन 1 प्लस E से। पोरोसिटी को हम शॉर्टकट में N से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, मृदा कणों के लिए विशिष्ट गुरुत्व का मान 2.6 व 2.7 के बीच लिया जाता है, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है यहाँ पर, विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है मृदा कणों के लिए, तो ये आपका होता है 2.6 से 2.7 के बीच। और ये भी पूछ सकता है कि उसमें बहुत से 4 ऑप्शंस आपके दिए रहते हैं, पूछा जाता है कि किसकी कौन बीमाहीन राशि है, किसकी कोई इकाई नहीं होती। तो यहाँ पर जो आपका विशिष्ट गुरुत्व होता है, विशिष्ट गुरुत्व की कोई इकाई नहीं होती है, ये यूनिट लेस होती है। तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम देखते हैं, मोटे कणों वाली मृदा के लिए विशिष्ट गुरुत्व पिक्नोमीटर विधि से ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये था, मोटे कणों वाली मृदा के लिए विशिष्ट गुरुत्व किससे ज्ञात करते हैं, तो हम पिक्नोमीटर विधि से ज्ञात करते हैं। जो भी आपकी मोटे कणों वाली मृदा होती है उसका विशिष्ट गुरुत्व स्पेसिफिक रेटिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं, घनत्व बोतल में केरोसिन का भी प्रयोग किया जाता है। यहाँ से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था, घनत्व बोतल में किसका प्रयोग किया था, तो केरोसिन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, 50 ml घनत्व बोतल सभी प्रकार की मृदा के लिए उपयोगी है। तो यहाँ से आपका साइज पूछ सकता है कि कितने ml की घनत्व बोतल जो होती है सभी प्रकार की मृदा के लिए उपयुक्त होती है। तो ये आपका 50 ml की जो घनत्व की बोतल होती है सभी प्रकार की मृदा के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट हम देखते हैं, शुष्क इकाई भार जो आपका ड्राई डेंसिटी होती है YD गामा डी, विशिष्ट गुरुत्व G, प्रतिशत वायु रिक्तता Na तथा जलांश W में संबंध। इसमें आपका रिलेशन पूछता है और इस पे आधारित आपको क्वेश्चन भी मिल जाता है। तो रिलेशन आपको पता होना चाहिए, फार्मूला क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपका सवाल इनसे रिलेटेड जितने भी फार्मूले हैं। तो शुष्क इकाई भार गामा डी, विशिष्ट गुरुत्व G, प्रतिशत वायु रिक्तता Na तथा जलांश W में रिलेशन आपका होता है गामा डी इक्वल टू 1 माइनस Na इंटू G इंटू YW अपॉन 1 प्लस W इंटू G। तो ये रिलेशन है, यहाँ से हम गामा डी का मान निकाल सकते हैं, चाहे किसी का भी मान हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक रिलेशन आपका होता है संकुचन सीमा और भार में,
इंटू एस आर इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी। तो यहाँ से भी अगर कोई मान आपको फाइंड करना है तो ये रिलेशन भी आपका एक है, सॉरी इंजीनियरिंग का ही है, तो इससे भी हम फाइंड कर सकते हैं। अगर एस आर का मान दिया है, डब्ल्यू का मान दिया, जी का मान दिया, तो यहाँ से ई भी फाइंड कर सकते हैं, या फिर कोई भी 3 मान दिए हो, एक मान हमको फाइंड करना तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो ई इंटू एस आर इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी। एस आर आपका क्या होता है, संकुचन सीमा होती है, श्रिंकेज लिमिट, और डब्ल्यू आपका वेट होता है भार। नेक्स्ट हम देखते हैं क्ले मृदा की सक्रियता के लिए उत्तरदायी खनिज जो क्या है, तो मांट मोरिलो नाइट। क्ले मृदा की सक्रियता के लिए उत्तरदायी जो खनिज होता है वो आपका मांट मेरिलो नाइट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मृदा के कणों का आकार कितने से कितने mm तक होता है, तो 0.002 mm से 0.0002 mm तक होता है। तो मृदा कणों का ये आकार है, ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो 0.002 mm से 0.0002 mm तक होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था भारतीय रेलों पर निम्न प्रकार से कैंट न्यूनता दिया जाता है। भारतीय रेलों पर कैंट न्यूनता किस प्रकार से देते हैं, तो निम्न प्रकार से देते हैं। आपका 3 लाइन आपका है, बड़ी लाइन, छोटी लाइन और संकरी लाइन, यानी कि ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। इनका देखिए ब्रॉड गेज पर क्या होता है 7.6 सेंटीमीटर पर, मीटर गेज जो आपका होता है उसमें हम 5.1 सेंटीमीटर पर देते हैं, और संकरी गेज यानी कि नैरो गेज जो होता है उस पर हम 3.7 सेंटीमीटर पर देते हैं। तो ये तीनों गेज के लिए अलग अलग मान है, तो यहाँ से हम याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं भारतीय रेलों पर क्रॉसिंग का मान बड़ी लाइन के लिए कितना होता है, 1/16 से 1/6 तक लिया जाता है, जिनमें 1/8 से 1/12 को अधिक अपनाई जाती है। जो लिमिट है आपकी भारतीय रेलों पर क्रॉसिंग के मान की आपकी बड़ी लाइन के लिए वो है 1/16 से 1/6, और इसमें जो मैक्सिमम आपका यूज किया जाता है 1/8 से 1/12 को अधिक अपनाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था सामान्यतः कंक्रीट संरचनाएं 10 मीटर की लंबाई में 2 से 4 mm सिकुड़ जाती है। तो ये आपसे पूछा गया था कंक्रीट संरचनाएं होती हैं और कितने मीटर की लंबाई में 2 से 4 mm सिकुड़ जाती है, तो 10 मीटर की लंबाई में ये 2 से 4 mm तक सिकुड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, संकुचन के कारण कंक्रीट में आंतरिक तनन प्रतिबल उत्पन्न होता है। तो ये आपसे पूछा गया था कि संकुचन के कारण कंक्रीट में आंतरिक क्या मतलब कौन सा प्रतिबल उत्पन्न होता है, तो यहाँ पर तनन प्रतिबल उत्पन्न होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं छतों, फर्शों, प्रतिधारक दीवारों में 5 से 10 मीटर की दूरी पर संकुचन जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर आपका छतों, फर्शों और जो भी आपकी रिटेनिंग वॉल्स होती है उसमें 5 से 10 मीटर की दूरी पर श्रिंकेज जो आपका ज्वाइंट होता है संकुचन जोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं भारत में रेल के भार तथा इंजन के एक्सल भार का अनुपात दोनों टन में आपका 1:5 लिया जाता है, यानी कि 510। भारत में रेल के भार तथा इंजन के एक्सल भार का जो अनुपात है दोनों टन में है, तो 1:510 लिया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं भारतीय रेलवे में रेल पटरी के लिए स्लीपरों की संख्या कैसे हम ज्ञात करते हैं, तो ये इनका फार्मूला n+3 से n+6 सूत्र द्वारा हम ज्ञात करते हैं स्लीपरों की संख्या। n आपका क्या है, n रेल की लंबाई है मीटर में, तो यहाँ से हम भारतीय रेलवे में रेल पटरी के लिए स्लीपरों की संख्या इस सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं n+3 से n+6 सूत्र द्वारा। नेक्स्ट हम देखते हैं नागपुर रोड प्लान के सूत्र स्टार तथा जाल पद्धति पर आधारित है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, यही क्वेश्चन आपका था कि नागपुर रोड प्लान किस सूत्र पर आधारित है, तो ये स्टार तथा जाल पद्धति पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 66,000 किलोमीटर होनी चाहिए। ये आपका जो ये ब्लैक कलर से आपको दिखाया जा रहा है यही आपका क्वेश्चन का आंसर है, और ये आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, इसको 1 लीनियर क्वेश्चन बना दिया गया है ताकि यहाँ से आपको आसानी से समझ में आ जाए। राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 66,000 किलोमीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था राज्य मार्ग की कुल लंबाई आपका 14,500 किलोमीटर निर्धारित किया गया है। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन था दोहरे लेन वाले राष्ट्रीय महामार्गों की लंबाई 47,500 किलोमीटर तथा एकल लेन वाले महामार्गों की लंबाई 18,500 किलोमीटर निर्धारित किया गया है। तो यहाँ से हम 2 लेन और 1 जो भी आपका सिंगल लेन है उसके लिए जो महामार्गों की लंबाई है वो आपकी निर्धारित की गई है, यहाँ से आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा गया था तीव्र आवागमन के लिए एक्सप्रेस वे की उपलब्धता 2000 किलोमीटर निर्धारित किया गया है। तीव्र आवागमन के लिए एक्सप्रेस वे की उपलब्धता कितने किलोमीटर तक निर्धारित किया गया है, तो 2000 किलोमीटर तक। नेक्स्ट हम देखते हैं रोक दर्श दूरी की गणना के लिए भारतीय रोड कांग्रेस द्वारा घर्षण गुणांक की सीमा मान
0.4 से 0.35 ली जाती है। तो घर्षण गुणांक का जो लिमिट वैल्यू है वो आपका 0.40 से 0.35 लिया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या था, रोकदर्श दूरी सुरक्षित दूरी से कम नहीं होना चाहिए। तो जो भी आपका रोकदर्श दूरी है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, आपका सुरक्षित दूरी से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, महामार्गों के ज्यामितीय अभिकल्पन के लिए किसी गति की अभिकल्पन गति क्या होनी चाहिए, 98% लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सीबीआर के 10% तक के मान के लिए सीबीआर में अधिकतम विचलन का मान 3% लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीआर एक वेधन परीक्षण होता है, पेंट्रेशन टेस्ट होता है सीबीआर। नेक्स्ट हम देखते हैं, महामार्गों तथा धावन पथों के अध स्तर की मृदा की कुटाई व स्थिरता ज्ञात करने के लिए तथा सड़कों की नम्य सामग्री की जांच के लिए भी किया जाता है। महामार्गों तथा धावन पथों के अध स्तर की मृदा की कुटाई व स्थिरता ज्ञात करने के लिए तथा सड़कों की नम्य सामग्री की जांच के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एफई 415 ग्रेड इस्पात में 0.87 FY प्रतिबल के सापेक्ष संपूर्ण विकृति का मान कितना लिया जाता है, तो 0.0038 लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्तंभों में पार्श्व प्रबलन के लिए बहुभुजाकार छल्लों में अधिकतम कितनी भुजाएं होती हैं, तो 8 भुजाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्प प्रबलित खंड में तनन विफलता होती है। ये पूछा गया था, अल्प प्रबलित खंड में कौन सी विफलता होती है, तो तनन विफलता आपकी होती है, टेंशन फेलोर यहाँ पर होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, उदासीन अक्ष की गहराई आपकी क्या होती है, कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, तो भी आपकी न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ होती है, गहराई होती है। तो x = m सिग्मा cb इंटू डी अपन m सिग्मा cb प्लस सिग्मा stc, ये फार्मूला आपका इंपॉर्टेंट है। तो x = m सिग्मा cb इंटू डी अपन m सिग्मा cb प्लस सिग्मा stc हम उदासीन अक्ष की गहराई ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, किसी पाइप में बहते हुए द्रव की मात्रा की दर किसी भी बिंदु पर ज्ञात करने के लिए किसका हम प्रयोग करते हैं, तो वेंचुरी मापी का प्रयोग किया जाता है। किसी पाइप में बहते हुए द्रव की मात्रा की दर किसी भी बिंदु पर ज्ञात करने के लिए वेंचुरी मापी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि मुख्य पाइप का व्यास d है तो कंठ का व्यास d/3 होता है। अगर मुख्य पाइप का व्यास d दिया हुआ तो कंठ का व्यास आपसे पूछा जा रहा है कितना होता है, तो d/3 होता है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के एग्जैक्ट पूछे हुए क्वेश्चन है, एग्जाम पेपर से ये क्वेश्चन लिया गया है। यहाँ से आपको वन लीनियर क्वेश्चन बना दिया गया ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के ही है। अगर आपको एग्जाम का पेपर चाहिए तो भी आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, अभिसारी शंक्वाकार नली की लंबाई लगभग 2.5 इंटू d-d तथा अपसारी शंक्वाकार नली की लंबाई 7.5 इंटू d-d रखी जाती है। यहाँ से अभिसारी शंक्वाकार नली की लंबाई आपकी कितनी होती है, 2.5 इंटू d-d और अपसारी शंक्वाकार नली की लंबाई आपकी होती है 7.5 इंटू d-d ली जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक छोटे आर्फिस से निकलने वाले जेट का वेग √2gh जेट का पहुंच वेग होता है। ये आपका √2gh क्या होता है, तो जेट का पहुंच वेग होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, टरबाइन किसी तरल की ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये भी आपसे पूछा गया था कि किसी तरल की ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, तो ये आपका टरबाइन परिवर्तित करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, भूकंप के समय पी तरंगे सिस्मोग्राफ पर सबसे पहले पहुंचती हैं। कौन सी तरंगे पहुंचती हैं, तो पी तरंगे सिस्मोग्राफ पर सबसे पहले पहुंचती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, दीवारों के मध्य के क्षेत्रफल को क्या कहते हैं, फर्श क्षेत्रफल कहते हैं। दीवारों के जो भी मान लीजिए आपकी साइड में दीवार है और इसके जो मध्य का जो क्षेत्रफल ये एरिया होता है आपके रूम का, वो आपका फर्श क्षेत्रफल कहलाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, मरोड़ कोण घूर्ण के सीधे समानुपाती होता है। ये भी आप याद रखेंगे। जो भी आपका मरोड़ कोण है, टॉर्सन जो एंगल है वो आपका घूर्ण के सीधे समानुपाती होता है। नेक्स्ट हमारा है, 10 सेंटीमीटर मोटी दीवार के लिए स्ट्रेचिंग चाल प्रयोग किया जाता है। 10 सेंटीमीटर मोटी दीवार है तो वहां पर हम स्ट्रेचिंग चाल का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, स्ट्रेचिंग चाल जो आपकी होती है अधिकांशतः विभाजक दीवार, परिसर, मुंडेर, स्नान गृहों और शौचागारों की दीवारों के लिए बनाई जाती है। जो भी स्ट्रेचिंग चाल होती है इन सब के लिए अधिकांशतः बनाई जाती है। नेक्स्ट हमारा है, धरनों में आलंबों के पास छल्लों का अंतराल न्यूनतम रखा जाता है, किंतु यह अंतराल 300 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। न्यूनतम आपका रखा जाता है और लेकिन मैक्सिमम जो लिमिट उसकी है 300 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, विरूपित छड़ों के लिए बांड प्रतिबल
सादी छड़ों से अधिक होता है। बांड प्रतिबल किससे अधिक होता है? तो सादी छड़ों से अधिक होता है। विसर्जन की इकाई मीटर क्यूब पर सेकेंड या क्यूमेक में भी व्यक्त किया जाता है। विसर्जन की इकाई आपसे पूछा गया था, तो मीटर क्यूब पर सेकेंड या क्यूमेक में भी व्यक्त किया जाता है विसर्जन की इकाई को। नेक्स्ट हम देखते हैं, सीमा स्थिति विधि के अंतर्गत इस्पात के लिए आंशिक सुरक्षा गुणांक का मान 1.15 तथा कंक्रीट के लिए 1.5 लिया जाता है। तो ये आपसे पूछा गया था कि लिमिट स्टेट जो मेथड है उसमें आपका इस्पात के लिए आंशिक सुरक्षा गुणांक कितना होता है और कंक्रीट के लिए कितना होता है। तो लिमिट स्टेट मेथड में आपका इस्पात के लिए सुरक्षा गुणांक 1.15 और कंक्रीट के लिए 1.5 लिया जाता है। ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था, कार्यकारी प्रतिबल यानी कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में इसके अंतर्गत कंक्रीट के लिए आंशिक सुरक्षा गुणांक आपका 3 तथा इस्पात के लिए 1.76 लिया जाता है। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों साथ साथ में मिल गए यहाँ पर कि लिमिट स्टेट मेथड में और वर्किंग स्ट्रेस मेथड में आपका क्या मान होता है इस्पात के लिए और कंक्रीट के लिए। तो ये आप याद रखेंगे जरूर। नेक्स्ट हमारा है, नति परिवर्तन बिंदु पर नमन गुण का मान शून्य हो जाता है और ये अपना साइन बदलता है। ये भी आप याद रखेंगे कि जो भी आपका कंट्राफ्लेक्सर पॉइंट होता है, नति परिवर्तन बिंदु होता है, यहाँ पर नमन गुण जो बेंडिंग मूवमेंट का मान होता है वो आपका शून्य होता है यहाँ पर नति परिवर्तन बिंदु पर, और यहीं पर ये बेंडिंग मूवमेंट अपना साइन बदलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, 1 माइक्रोन का मान 10 पे -3 mm या 10 पे -6 mm होता है। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 10 पे -3 mm या 10 पे -6 mm के बराबर होता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, और ये क्वेश्चन तो एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंक्रीट का तापीय प्रसार गुणांक 9 × 10⁻⁻6 होता है। अगला हमारा क्वेश्चन, वह अवयव जिस पर सीधा संपीड़न भार लग रहा है वह आपका क्या कहलाता है? स्तंभ कहलाता है, कॉलम कहलाता है। वह अवयव जिस पर आपका सीधा भार लग रहा है वही आपका कॉलम यानी कि स्तंभ कहलाता है। ये आपका सिलेंडरनेस रेशियो आपसे इसका फार्मूला पूछा गया था, कैसे हम निकालते हैं? तो समतुल्य प्रभावी लंबाई अपन न्यूनतम गुणन त्रिज्या, तो तनुता अनुपात सिलेंडरनेस रेशियो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले से। नेक्स्ट हमारा है, देखिए हम कैसे डिफाइन करते हैं कि अगर सिलेंडर रेस जो भी आपका सिलेंडरनेस रेशियो आ रहा है उसका जो भी मान होगा कितने से कितने के बीच में होगा, तो आपका कॉलम किस प्रकार का हो सकता है? जैसे 3 प्रकार के आपके कॉलम होते हैं, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग। इस कॉलम के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में मिल जाते हैं, तो यहाँ से आप जरूर याद रखिएगा, ये पॉइंट आप जरूर नोट कर लीजिएगा। जो भी आपका शॉर्ट कॉलम है, लॉन्ग कॉलम है और मीडियम कॉलम है, उसको हम पहचानते कैसे हैं? अगर 30 से कम तनुता अनुपात का मान होगा तो आपका शॉर्ट कॉलम कहलाएगा, छोटा कॉलम होगा। 30 से 120 के बीच में 120 के बीच में मान आता है अगर तनुता अनुपात का, तो आपका मीडियम कॉलम कहलाएगा, और 120 से अधिक मान आता है तो आपका लॉन्ग कॉलम कहलाएगा। तो यहाँ से आपको 2 मान केवल याद रखने, 30 और 120, यानी कि अगर 30 से कम मान है तनुता अनुपात का तो आपका वो कॉलम क्या कहलाएगा? शॉर्ट कॉलम। 30 से 120 के बीच में 30 से 120 के बीच में आता है, मध्य में आता है तो मीडियम, और 120 से अधिक आता है तो आपका लॉन्ग कॉलम। नेक्स्ट हम देखते हैं, लंबे कॉलम का बहकाव ज्ञात करने के लिए आयलर सूत्र तथा मध्यम कॉलम के बहकाव ज्ञात करने के लिए रैंकिन गार्डन सूत्र का प्रयोग किया था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि जो लॉन्ग कॉलम होते हैं उसका बहकाव हम ज्ञात करने के लिए कौन से सूत्र का यूज करते हैं? तो आयलर सूत्र का, और जो मीडियम कॉलम होते हैं उसका बहकाव ज्ञात करने के लिए बकलिंग जो होता है उसको हम रैंकिन गार्डन सूत्र का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जब दोनों सिरे बद्ध हो, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस पे आपको सेपरेट वीडियो एक मिल जाएगा कि जो भी आपका इफेक्टिव लेंथ होती है वो क्या होती है। तो जब दोनों सिरे बद्ध हो यानी कि दोनों सिरे फिक्स है, इस तरीके से कोई बीम है और दोनों सिरे इसके दोनों एंड जो है फिक्स है, तो आपका जो यल होगा L/2 के बराबर होगा। इसी तरीके से यदि कॉलम का एक सिरा बद्ध तथा दूसरा कब्जेदार है, एक फिक्स है आपका और दूसरा आपका हिंज है, तो आपका क्या होगा? L = L/√2 के बराबर होगा। और जब दोनों सिरा कब्जेदार यानी कि दोनों आपका हिंज है तो आपका क्या होगा? L/L, यानी कि दोनों आपके आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ से आपका एक सेपरेट वीडियो भी इस पर मिल जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जब सीधे प्रतिबल का मान नमन प्रतिबल से अधिक होता है तो वहां आपका संपीड़न प्रतिबल उपजता है। जब आपका जो सीधे प्रतिबल का मान होगा नमन प्रतिबल से अधिक होगा तो वहां पर आपका संपीड़न प्रतिबल उत्पन्न होता है, उपजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 1 घन मीटर RCC धरन के कार्य हेतु लगभग प्रबलन इस्पात की मात्रा 1 से 2% तक प्रयोग किया जाता है। 1 मीटर क्यूब जो RCC आपका बीम है उसके कार्य के लिए जो प्रबलन इस्पात की मात्रा होती है आपकी 1 से 2% तक प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, गुणन त्रिज्या की इकाई mm पे पावर 4 होती है। गुणन त्रिज्या की इकाई क्या होती है? तो ये भी आपसे पूछा जाता है, mm पे पावर 4 होती है। इकाई भी आपसे ज्यादातर पूछा जाता है एग्जाम में।
नेक्स्ट हम देखते हैं रबड़ की प्रत्यास्थता सबसे अधिक होती है। ये आपसे पूछा गया है, रबड़ किसकी प्रत्यास्थता सबसे अधिक होती है, तो रबड़ की प्रत्यास्थता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं आरसीसी छत की ढलाई हेतु प्रयुक्त सीधी छड़ में बने हुक की लंबाई आपकी 9D लिया जाता है। आरसीसी छत की ढलाई के लिए प्रयुक्त सीधी छड़ में जो हुक बना होता है उसकी लंबाई कितना लिया जाता है, तो 9D लिया जाता है। यहाँ पर डी आपका छड़ का व्यास है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऐठी हुई छड़ों को टोर इस्पात के नाम से जाना जाता है। जो आपकी छड़ें ऐठी हुई होती है उसको हम टोर इस्पात के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ऐठी हुई छड़ों की पराभव सामर्थ्य जो आपकी होती है सामान्य गोलाकार छड़ से 50% अधिक होती है। जो पराभव सामर्थ्य होती है ऐठी हुई छड़ों का वो आपका सामान्य गोलाकार छड़ से 50% अधिक होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इनकी अभिलाष सामर्थ्य भी 40% अधिक होती है। जो ऐठी हुई छड़ है उनकी अभिलाष सामर्थ्य भी आपकी 40% अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इनके प्रयोग से लगभग 33% प्रबलन इस्पात की बचत होती है। इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर आपको बताए गए हैं। इनके प्रयोग से लगभग 33% प्रबलन इस्पात की बचत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है सीमेंट कंक्रीट की तनन सामर्थ्य संपीड़न सामर्थ्य की 1/10 से 1/15 तक होती है। जो सीमेंट कंक्रीट की तनन सामर्थ्य होती है इनकी संपीड़न सामर्थ्य की 1/10 से 1/15 तक होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम विकाट उपकरण से सीमेंट का सघनता एवं जमाव काल परीक्षण किया था। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग सारे एग्जाम में आपको मिल जाते हैं। तो जो आपका विकाट ऑपरेटस है उससे हम सीमेंट का जो कंसिस्टेंसी टेस्ट होता है और सेटिंग टाइम टेस्ट होता है ये दोनों टेस्ट हम विकाट ऑपरेटस से करते हैं सीमेंट का टेस्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं भूकंप को IS 1893 1932 के अनुसार 6 जोन में बांटा गया है। ये IS कोड है आपका, इसके अकॉर्डिंग आपका भूकंप को 6 जोन में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कंक्रीट के लिए सुरक्षा गुणांक का मान 3 और इस्पात के लिए 1.78 लिया था। जो आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है कंक्रीट के लिए 3 और इस्पात के लिए 1.78 लिया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यदि किसी फ्रेम में सदस्यों की संख्या n तथा जोड़ों की संख्या j हो तो रिटेंडेंट जो आपका रिटेंडेंट होता है उसका मान क्या होता है n = 2j-3 होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं किसी लेमिना यानी कि पटल का जड़त्व आघूर्ण द्वितीय क्षेत्रफल आघूर्ण के रूप में जाना जाता है। जो भी आपका लेमिना का जड़त्व आघूर्ण होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसको हम सेकेंड मूवमेंट एरिया के नाम से भी जानते हैं, द्वितीय क्षेत्रफल आघूर्ण के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्क्रू जैक की दक्षता में वृद्धि पिच में वृद्धि करके बढ़ाई जाती है। स्क्रू जैक की दक्षता में जो वृद्धि होती है पिच में वृद्धि करके बढ़ाई जा सकती है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है इस पेपर का फ्रेम संरचनाओं के स्पेस डायग्राम के लिए भार तथा प्रतिक्रियाएं दोनों आवश्यक होती है। जो भी फ्रेम संरचनाएं होती है उसके स्पेस डायग्राम के लिए भार तथा प्रक्रियाएं दोनों आवश्यक होती हैं। यहाँ पर ये जो भी आपका पेपर था ये समाप्त हुआ। नेक्स्ट ईयर का भी जो भी पेपर हुआ था आपका उसका भी डिस्कस कराया जाएगा। इससे रिलेटेड अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कीजिएगा। वहाँ पर आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड और भी जो भी पेपर होते हैं SSC JEE के वो सारे पेपर सॉल्व कराए गए हैं प्रीवियस ईयर के। और जो भी आपका सब्जेक्ट वाइज जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछा जाता है उसको भी कवर कराया जाता है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कीजिएगा, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे।